यूट्यूब पे बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में छिड़ी महाभारत। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे चुकी है, वहीं अपोजिशन पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी महाभारत छिड़ी दिख रही है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई सूबों में अपोजिशन दलों के बीच, यानी अपोजिशन दलों का मतलब जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीट बंटवारे में देरी के चलते इंडिया ब्लॉक के कई दलों का सब्र जवाब देने लग गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के सीएम और जो जेडीयू के कौमी सदर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है और वो शायद एक प्रेशर बनाने की स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है। इस देरी पर जनता दल यूनाइटेड के एक लीडर ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस बाकी दलों को कमजोर करने का काम कर रही है। आज हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी की असल वजह क्या है और इससे इंडिया ब्लॉक पर क्या कुछ असर पड़ेगा। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बिहार हुकूमत के साबिक वजीर शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस से है, आपका इस्तकबाल है। बीजेपी से शुभेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से मीसक जैदी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और सीधे चलेंगे शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपके पास ही हम आएंगे। और पहला सवाल यही है कि ये जो खबरें लगातार आ रही हैं, 15-20 दिन पहले जो स्टेटस था सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया ब्लॉक के अंदर, जो बेचैनी थी अलग अलग पार्टियों की कि कांग्रेस देरी क्यों कर रही है, वैसा ही अभी भी है, वैसे ही हालात अभी भी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनके अंदर बेचैनी है और वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इस देरी की वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि जो मुख्तलिफ टेलीविजन पर या मीडिया पर या सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं जी जो बातें, वो हकीकत से काफी दूर है। आपने कहा कि जो 2 हफ्ते पहले यानी 20 दिन पहले थी वही स्टेटस है। नहीं जी, स्टेटस काफी बदल चुकी है और हर दिन हर पार्टियों के साथ तबादला ख्याल इंडिया गठबंधन का चल रहा है। अब फाइनल जब हो जाएगा या स्ट्रेटजिकल तरीके से हम जब ये तय करेंगे कि हमें कब ये लिस्ट घोषित करनी है, उस वक्त बताएंगे। और अगर हम लिस्ट अभी बताएंगे नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी गठबंधन में जो अलायंस की हालात हैं उनमें कोई तशफ़ी बख्श तरीके से आगे नहीं बढ़े हैं, ये कहना गलत होगा। जी हमारी बहुत सारी पार्टियों से, लगभग बिहार के लीडर से, बंगाल में, हम महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, सारी लगभग जो कंस्टिट्यूएंट साउथ के जो स्टेट है उनके उन सब में हमारी प्राइमरी बातचीत भी हुई है और कई जगह बहुत सारे फाइनलाइज भी हुए हैं। लेकिन वक्त लगेगा इसको हमें डिक्लेयर स्ट्रेटजिकल तरीके से मुझे करना है, जब उस वक्त हम घोषित करेंगे। और इसलिए उससे पहले जितने चैनल्स हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं या अपनी सोर्सेस के जरिए जो खबरें देते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि उनकी खबरें बहुत सच पर आधारित नहीं है। मगर वो जो सूत्र होते हैं ना साहब, वो जो खबरें देते हैं वो भी पार्टी के लीडर्स ही देते हैं। तो अगर इसका मतलब यह है कि उन पर यकीन करना वो बंद कर दिया जाए, आप शायद ऐसा कह रहे हैं। शुभेंदु जी, आपको मैं क्या इसलिए कह रहा हूं, जी मैं इसलिए कह रहा हूं रब्बानी भाई जी कि सारे लोगों को पार्टी के अंदर सारी जानकारियां नहीं मुहैया कराई जाती हैं। ये भी ठीक हर है। पार्टी के अंदर भी कुछ मखसूस ग्रुप इस काम को कर रहा है, उन्हीं के पास ये खबरें हैं। आमतौर पे ये फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो देखिए गठबंधन के काम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। आज ही कांग्रेस में देखिए डिफरेंट तरीके की मीटिंग हो रही है, कल भी होगी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऑब्जर्वर हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के जो फिक्स किए गए हैं उनके साथ एक डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये ऑब्जर्वर सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे गठबंधन के लिए काम करेंगे। जहां से जो सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी उसके लिए काम करेंगे। तो गठबंधन में कोई
परेशानी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। सीट शेयरिंग एक ऐसा क्योंकि इशू कांग्रेस है ने कहा कि कि 15-20 पार्टी दिन के लगेंगे, जो अंदर भी कांग्रेस के मसला जो रहता कांग्रेस है। के कौमी सदर हैं अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि 15-20 दिन और लगेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद आप कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी बातें जो है हो चुकी हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं दिल्ली में। हमने देखा कई सारे जो पार्टी के जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, बड़े लीडर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी, शिवसेना या दूसरी पार्टियों के साथ अलग अलग वक्त में बैठकें कर रहे हैं। वक्त लग रहा है, मगर इस तरह की खबरें आती हैं कि भाई वो जो है जेडीयू ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। फिर ये भी खबर आती है चीफ मिनिस्टर भाई जाते हैं। एक सेकंड जो मैं बोलूंगा हाँ कि जेडीयू के 3 कैंडिडेट का ऐलान जो है कोई ऑफिशियल नहीं हुआ है। हाँ हाँ ये भी एक अफवाह है। हाँ। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात जाते हैं, वो जाकर के ऐलान करते हैं सभा में कि एक कैंडिडेट जो है हमारे ये कंफर्म है, ये यहां से होंगे। तो सीट शेयरिंग से पहले कैंडिडेट्स का नाम सामने आता है तो जाहिर तौर पर फिर वो सवाल बहुत सारे उठते हैं, और अलग अलग बयानात भी, वो जो कि पार्टी के अंदर से ही बयान आ रहे हैं, तो इसलिए सवाल उठते हैं। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आऊंगा। किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि जो एक तो चूंकि कल से ही बीजेपी हमलावर है, जब से वो राम मंदिर की तामीर का या जो इफ्तिताह का मामला था उसको जो है एक तरीके से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस वहां नहीं जा रही, तो कल से ही बीजेपी हमलावर है। आज भी बीजेपी के ट्वीट आए, बीजेपी के अलग अलग लीडर्स के बयान आए, मगर इंडिया ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग बयानात आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टियों के जो दल हैं उन्हीं के ही आ रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी दूर से बैठ करके जब देखती है तो जो इंडिया ब्लॉक है उस पर किस तरीके से निगाह है आपकी, और कहां तक आपकी नजर में ये ब्लॉक पहुंचा है अभी तक? सबसे पहले ये इनके अपना घर का मैटर है जी, और ये उन लोगों का मैटर है जो हाँ। आपस में जबरदस्ती जुड़े हैं। हम्म ये जितनी पार्टियां जिनको जोड़ा गया है, ये सब कांग्रेस से निकली हुई पार्टी हैं। कांग्रेस को हराकर उस राज्यों में सरकार बनाई है। जी, अब 2 टाइप की कंडीशन है हाँ। रब्बानी साहब। एक कंडीशन वहां पर जहां पर ये इंडिया ब्लॉक के घटकों की सरकार है, जैसे कि हम ममता जी की बात कर सकते हैं, जी, हम आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की बात कर सकते हैं, या फिर बिहार की बात कर सकते हैं। हाँ। वहां पर जो जवाब आ रहा है या कहा जा रहा है, जैसे ममता जी ने कहा कि हम 2 सीट देंगे, जेडीयू और आरजेडी ने कहा कि हम 16 पे लड़ेंगे, अगला कहता है 17 पे रहेंगे। अब बाकी कितने बचे कांग्रेस के लिए? तो ये जो घटक दल हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ते ना तो चाहते हैं, पर कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति उसी कांग्रेस को हटाकर हुई है। हाँ। पहला विषय। अब दूसरा विषय उन राज्यों में जहां पर कोई जो घटक दल हैं जिनका अपना राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व मतलब सरकार में कोई अस्तित्व हाँ। नहीं है। नहीं, अब बचा नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लें। देखिए अधीर रंजन जी ने क्या कहा है आपको मालूम है कांग्रेस जी, के, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक चीज और कह रहा हूं, जैसे नहीं, खुद ममता बनर्जी भी सीपीआईएम को जो है वो आतंकी पार्टी, मतलब जो है वो दहशतगर्द पार्टी बता चुकी है। तो मेरा ख्याल कि वो कहीं ना कहीं, अच्छा वो 3 सीटें बिहार में मांग रहे हैं, तो उसको लेकर के भी कंफ्यूजन हो गया, उसके लेकर के भी जो है वो आरजेडी जेडीयू के बीच परेशानी बढ़ गई कि भाई वो 3 सीटें किस बिना पर मांग रहे हैं, मतलब किस आधार पर मांग रहे हैं। तो मैं रब्बानी साहब वही कहना चाह रहा हूं। अब दूसरा एक कंडीशन तो ये है जहां घटक दल की सरकारें हैं। जी, अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के कि यहाँ पर जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो इन घटक दल को कितना देंगे? जी, यदि वो कहते हैं हिमाचल में कि आम आदमी पार्टी को कि हमने आपको पंजाब भी दिया है तो आप हिमाचल में हमको कितना दोगे, तो ये चुप हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। तो इस तरीके की कंडीशन है। उत्तराखंड की ऐसी स्थिति है कि आम आदमी पार्टी और ये कह रहे हैं कि हमको आधा आधा दे दो। और दूसरी कंडीशन ये है रब्बानी साहब कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जैसी है, हाँ। जहां पर अखिलेश यादव प्रमुखता से विपक्ष में हैं पर उनकी राज्य में सरकार नहीं है। ऐसे कंडीशन पे जब हाथ में कुछ नहीं है तो बंटवारा तो हो सकता है, और वहां पर हमको ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग इजीली हो जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। एक और चीज इस पर जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे जो सीट शेयरिंग से जो शेयरिंग होती है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पहले भी बसपा सपा कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ जी, या फिर और भी कुछ गठबंधन होते हैं, पर नीचे के कार्यकर्ताओं के अंदर गठबंधन नहीं होता है, ऊपर बुआ और बबुआ मिल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बिल्कुल ठीक है। तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परेशानी होने वाली है हमको। हमारा वोट बैलेंस जो वोट है बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और अभी आने वाले समय पर और बढ़ेगा।
बिल्कुल ठीक है। मीसम जैदी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी कल तक तो ये खबरें थी कि मायावती का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं अखिलेश जो है वो इंडिया ब्लॉक के अंदर, मगर अब कल उनका खुद का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो चैलेंज है वो बीजेपी है, बीजेपी को हराना है, और अगर उसमें बहन जी का साथ मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लगता है कि मतलब जो खटास थी वो कम हो रही है, या फिर थोड़ा सा सीट शेयरिंग को लेकर के, चूंकि सीटों का जो बंटवारा होगा उसको लेकर के तमाम जो है तमाम पार्टियां वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने सूबों में जहां पर उनकी ज्यादा पकड़ है वो अपने हिसाब से सीटें मांग रही हैं। कांग्रेस जो है चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और इसको एक तरीके से लीड कर रही है इंडिया ब्लॉक को, तो उसका हर जगह जो है वो हिस्सा चाहिए उसको भी, और वो सीटें जो है जाहिर तौर पर ज्यादा ही चाहिए। वो कितनी पहले जीती थी 19 में या 14 में, वो एक अलग मसला है, मगर अब जो है वो सीटें उसको भी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो पूरी गठबंधन को जो है एक तरीके से लीड भी कर रही है। तो क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और तमाम लोग कहते हैं कि वो असरअंदाज करती है मुल्क को, मुल्क की पॉलिटिक्स को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी बात रखने का। देखिए, जी मैं आपकी बात से स्टार्ट करता हूं कि जब हाँ आपने अखिलेश जी का नाम लिया है तो हाँ उन्होंने अभी हाल ही में ये बयान दिया था कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की बातें चल रही जी हैं, आपने गौर नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि मैंने मायावती जी को राजनीतिक मुद्दों पर अगर कुछ कहा है तो शायद कहा है, बट हाँ उनको व्यक्तिगत निजी तौर पर मैंने उनको कुछ नहीं कहा। और साथ साथ ये भी क्लियर कहा हाँ कि मैंने ये लोगों से भी ये अपील करी है, तमाम राजनीतिक दलों से, कि मायावती जी का सम्मान करना चाहिए और वो सीनियर, उन्होंने तमाम पार्टी की बात की। तो जाहिर सी बात है कि बात कहते हुए तीन दिन बातें चल रही। तीन दिन पहले अखिलेश यादव जी ही बोल रहे थे कि उनका मायावती की तरफ उनका इशारा था कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब वो कब कहां चली जाएं, यानी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव। अब जब मायावती का उनके जवाब में ट्वीट आया, 5 ट्वीट या 5 एक्स पर जो है उन्होंने एक के बाद एक अपनी बात लिखी, उसके बाद फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी कुछ नहीं बोले थे उनके लिए, उनको पर्सनली नहीं, हाँ उन्होंने अगर कहा तो कहा भी कि मैंने जी राजनीतिक जो भी आलोचना नहीं करी है, हाँ व्यक्तिगत तौर पर नहीं की है, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। और उनका पैर भी उन्होंने छू करके इस बात को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखा दिया जी कि सम्मान अपनी जगह पर है और राजनीति अपनी जगह पर है। और उन्होंने ये बात कह के साफ भी कर दिया कि देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो देश के लोकतंत्र को बचाने की है, हाँ देश के संविधान की रक्षा करने की है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर किसी से नहीं है। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए और जी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, बच्चाओं के लिए अगर कोई काम करने चाहती है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस तरह से अभी आज की डेट में हम विरोध में हैं और हमारा जो आपका विपक्ष है, हाँ जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, अखिलेश जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हम ये दमखम रखते हैं ठीक है कि मैं जो हूँ वो आगे जो हूँ वो उस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं कि हमारा जो विपक्ष है वो हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए और उत्तर प्रदेश को किस तरह से नए ठीक है आयाम दिए जाएं और जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। ठीक है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खोटा लगा करके और वो जिस तरह से बदनाम करने का काम करते हैं, जिस तरह से वो ये आना चाहते हैं कि सब मिल करके जो लड़ रहे हैं वो सब कंस के वंशज हैं और ये अकेले श्री कृष्ण के वंशज हैं। इनसे अगर कोई आदमी मेल करके और इनका अलायंस हो जाए, अभी तरफ ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से ये कोस रहे थे और उसको बाद आज उनको आने के बाद गंगा जल से उन्होंने पवित्र कर दी। जी और आगे भी आने वाले समय में अगर महबूबा मुफ्ती जैसी नेता अगर इनके साथ आ जाती है तो उनका अलायंस पाक हो जाता है। और इसी के विपरीत अगर आप देखो कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो ये उसको इस तरह से बताते हैं जनता को कि जैसे वो कोई अछूत हो गया। ठीक है, तो ये दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। राजनीति में जो आपके साथ है उसका भी सम्मान, जो आपके साथ नहीं है उसका भी उसकी भी जो है जो है चारों की मतभेद होना चाहिए और अपना मनभेद नहीं होना चाहिए। अमित जी मनभेद ठीक है। अमित शर्मा जी कैसे देख रहे हैं ये जो इंडिया ब्लॉक को लेकर के जो है वो तमाम बातें चलती रहती हैं? देखिए, बयानात जो हैं वो जब आते हैं, जब अधीर रंजन बोलते हैं और ममता बनर्जी भी बोलती हैं, फिर केसी त्यागी का बयान आ जाता है कि सबसे बड़े लीडर जो हैं अगर कोई हैं तो वो जो है नीतीश कुमार ही हैं, और डी राजा साहब
बड़े लीडर हैं वो भी, उन्होंने भी कहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसके सबसे बड़े लीडर अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार ही है। तो अलग अलग बयान आते हैं तो जाहिर तौर पर फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये लीड कौन कर रहा है इसको, इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस लीड कर रही है या फिर नीतीश कुमार करने वाले हैं या फिर कोई और। क्या लगता है आपको, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, सहाफी होने के नाते? अब हालांकि शकीलुज्जमान अंसारी ने तो कहा है कि भाई बहुत सारे जो आपके सोर्सेज हैं वो सही खबरें आपको दें, ये जरूरी नहीं है, मगर फिर भी खबरें तो आती हैं छन छन करके, और कहीं ना कहीं वो बहुत सी बार हो सकता है कि कुछ गलत भी साबित होती है, मगर अक्सर अक्सर ये होता है कि जो खबरें आती हैं वो सही साबित होती हैं। मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कहीं टेंशन का माहौल है इंडिया ब्लॉक के अंदर। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति इस समय बड़ी अजीब सी है। इस देश में लंबे समय से हम लोग 2 दशक से ज्यादा हो गया मुझे पत्रकारिता करते हुए और इसी राजनीतिक गलियारे में टहलते हुए। इस बात को हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि देश की जनता सरकार से नाराज है, सरकार से उसको जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उसको सरकार से नाराजगी रहती थी। लेकिन पिछले 10 साल में ये हम लोग बड़ा विचित्र सी स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता अगर किसी से नाराज है तो वो विपक्ष से नाराज। कारण ये है कि विपक्ष अपनी भूमिका कभी निभा नहीं पा रहा है, उसको ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। आज जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, आज जिस इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं कि ये इसमें बार बार आपसी मनमुटाव, मतभेद वाली बातें सामने आ रही हैं जी, वो इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि आपस में इनका कहीं कोई तालमेल है ही नहीं। तालमेल अभी की तक कमी है। कोई यह नहीं तय कर पा रहा है कि इस गठबंधन को लीड कौन कर रहा है। वो कांग्रेस लीड कर रही है, नीतीश कुमार जी 2 बार ऐसा हो चुका। कर्नाटक में उनको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि कम से कम उनको संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। वहां से वो नाराज होकर के लौटे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लौटे, नहीं बैठ पाए। वही ठीक बात वही दिल्ली से भी होगी। तो नीतीश जी को बड़ी उम्मीद थी कि बिहार की राजनीति से उठ करके देश की राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भूमिका निभाएं, लेकिन गठबंधन के उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने उनको बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। और देखिए, सूत्रों के ऊपर ये सवाल उठाना उनका, विपक्ष का अपना अधिकार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश की पार्टी के एक बड़े नेता उन्होंने खुद मुझसे कहा कि अगर कांग्रेस को मैंने संयोजक की भूमिका नहीं देती है तो कम से कम हमारी जो सहयोगी है यानी कि आरजेडी, वो ये बात क्यों नहीं उठाती कि अगर इंडिया गठबंधन को आकार लेने में सब, तो उसकी भूमिका को निभाने में, सभी विरोधी विचार दलों को साथ लाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो नीतीश कुमार ने निभाई, और ये बात सही भी है। तो कम से कम आरजेडी को तो इस बात को मान को उठाना चाहिए, हम खुद से नहीं कर सकते। लेकिन अगर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने की मांग आ सकते हैं जी, तो आरजेडी को किसने रोका है कि वो नीतीश कुमार के नाम को आगे न करे? आपको बता दूं कि भाई ममता बनर्जी ने जो है वो पीएम कैंडिडेट बनाने के लिए कहा और फिर उसकी हिमायत की, समर्थन किया नीतीश कुमार, मतलब सॉरी, ये अपने जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने किया। तो बिल्कुल सही सवाल है कि भाई अगर ऐसा ये कर सकती है, ममता बनर्जी कर सकती हैं और उनकी हिमायत जो है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आरजेडी वो उनका नाम आगे कर सकती है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। मतलब सवाल यही है कि इसमें बड़ा कौन, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगी या फिर कहीं नीतीश कुमार सामने आएंगे या फिर दूसरी पार्टियां वो सामने आएंगी? शकीलुज्जमान अंसारी साहब, ये थोड़ा सा दबाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर आपको लगता है, जो इलाकाई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं और उनका उन सूबों के अंदर बड़ा वर्चस्व है, बड़ी पार्टियां हैं, वो उन्हीं की हुकूमतें बनती हैं, अक्सर वोट बैंक उनके पास है तमाम तरह का, आपको लगता है कि वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को और कांग्रेस जो है वो मतलब जाने अनजाने में उसके प्रेशर में आ भी रही है? बिल्कुल गलत। कांग्रेस किसी प्रेशर में नहीं है। गठबंधन का ये मतलब कभी नहीं है जी कि कोई किसी को प्रेशर में डाले, बल्कि सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक होकर एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं। उनका लक्ष्य होता है विपक्ष को हराना, जो उनके सामने है उसको हराना। जो आज इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है बीजेपी को हराना
और उसको हराने में ये कामयाब होगी, ये लक्ष्य है। जी। अब जहां तक तारीख है लीड करने का, तो लीड करने की कौन बात है? ये कोई बीजेपी और की सरकार या बीजेपी पार्टी तो है नहीं, जहां दिखावे के लिए एक से एक डेकोरेशन पीस है, वरना ये पार्टी और सरकार तो दो लोगों की है। सिर्फ दो लोग इस पार्टी को चलाते हैं और दो लोग सरकार को चलाते हैं, बाकी डेकोरेटिव पीस है ये लोग। गठबंधन, हमारा गठबंधन में ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि हम 38 लोगों का गठबंधन है, 38 लोग कौन है, कहां है और क्या है, उनको क्या सीट मिलेगी, इस पर इनको फिक्र नहीं है। हाँ। इनको फिक्र है इंडिया गठबंधन में सीट कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, क्या झगड़ा है, क्या नहीं झगड़ा है, इस पर बहुत चिंतित है ये पार्टी। इसके मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में सारा काम ठीक से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी इससे परेशान हो रही है, या उनके सहयोगी परेशान हो रहे हैं, या उनके हिमायती परेशान हो रहे हैं, और गठबंधन का काम कोई फिक्र की जरूरत, इनको फिक्र क्यों करना है? फिक्र तो मुझे करना है ना कि हमारा गठबंधन नहीं, देखिए फिक्र की बात तो देखिए शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, हमारे बीजेपी शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, एक बात आपको माननी पड़ेगी, सियासत में जो है वो चाहे पार्टी की हुकूमत हो, मतलब जो है रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन हो, फिक्र जो है वो एक दूसरे के कदम से जरूर होती है। बीजेपी को फिक्र क्यों नहीं होगी? अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा, तो बीजेपी को फिक्र होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको फिक्र तो होगी। तो ये तो बात ही जो है वो कहीं ना कहीं वो सिरे से खारिज होनी चाहिए, वो खराब बात है। इसीलिए तो है, हाँ, मैं कह रहा हूं ना, फिक्र होगी 100%। मैं फिक्र इसलिए है हाँ, कि गठबंधन मजबूती से सही तरीके से चल रही है, इसलिए वो फिक्रमंद रहता है। बात हो रही है इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग को लेकर के, अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं है कि किसको कितनी, किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलने जा रही हैं। थोड़ी सी बेचैनी कई बार जो है वो दिखती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर भी, और लीडर्स के जो बयान आते हैं उनसे भी पता चलता है कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये बातें उठती हैं। शुभेंदु जी, यहां पर 2-3 बातें हुई थी। बीजेपी को लेकर के ये सवाल उठा था कि उसको फिक्र करने की क्या जरूरत है। तो क्या ऐसा है कि बीजेपी को या एनडीए को इंडिया ब्लॉक को लेकर के कोई फिक्र नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो सितंबर के लास्ट में जिस वक्त जो है वो मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तो 200 रुपए के करीब जो है वो कम किए गए थे घरेलू गैस सिलेंडर पर, और साफ तौर पर माना गया था। एक तो 4-5 स्टेट के अंदर जो है वो असेंबली इंतखाबात थे, दूसरा ये कि इंडिया ब्लॉक का कुछ असर है, थोड़ा फिक्रमंद है बीजेपी। तो एक तो सवाल ये, दूसरी बात यह है कि वहां पर ये कह रहे हैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब कि इंडिया ब्लॉक में सब बोल सकते हैं। ये इसलिए बातें सामने आती है क्योंकि हर पार्टी का हर लीडर वो आजाद है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, मगर बीजेपी में, एनडीए में तो किसी पार्टी को बोलने का कोई मतलब जो है वो राइट ही नहीं है, वो अधिकार ही नहीं है, वहां कोई नहीं बोल सकता। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पार्टी को, हुकूमत को और पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। देखिए रब्बानी साहब जी, पहला उन्होंने प्रश्न पूछा कि विपक्ष की गतिविधियों को ध्यान रखना सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जी, जरूरत भी है और उस पर निगाहें रखी भी जाती है जी, कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी यात्रा निकाली है, अब राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, 14 जनवरी को कब निकलेंगे। जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं यदि ये सब सीट शेयरिंग पहले हो जाती तो हम भी जुड़ जाते। बिहार वाले कह रहे हैं कि पहले आपको संयोजक बनाइए फिर यात्रा निकालिए। तो ये सब विषयों के ऊपर हमारी निगाह रहती है, कौन क्या सोचता है, कैसे सोच रहा है और क्या कर रहा है। एक लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र का, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, एक दूसरे का बिल्कुल अपनी विषयों के ऊपर, कौन से विषयों पर वो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखता है और रखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। पहले हमने सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला था कि ये उनका घर का मैटर है कि किसको संयोजक बनाएंगे, किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको कितनी सीट देंगे, ये विषय तो उनका है। और वो क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, ये हमको जानकारी रहती है आपके मीडिया के माध्यम से, उनके स्टेटमेंट के माध्यम से। दूसरा उन्होंने आपने प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं है या हमने उनको चांस नहीं देते हैं, हम उनको शांत रखते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस बहुत डिसिप्लिन वे में गठबंधन में काम करते हैं। हमको किस स्टेज पे क्या बोलना है, घर में क्या बात करनी है और बाहर क्या बात करनी है, आपस में क्या बात करनी है और टीवी चैनल पे क्या बात करनी है,
इसका हम ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारे कोई जो झगड़े हैं या कोई डिस्प्यूट्स हैं या कोई डिस्कशन है या कोई एक दूसरे के ऊपर हम कुछ आग्रह है, मैंने चारों विषय रखे, जी डिस्प्यूट से लेके आग्रह तक। बिल्कुल हो ठीक सकता है। है कि कोई मेरा गठबंधन कहे कि हमको ये हम हाँ। चाहते हैं भाई साहब, वो पब्लिक नहीं होता, क्योंकि हम उस चीजों को पब्लिक पे नहीं जाते हैं, हम जी। आपस में घर पे बैठ के बात करते हैं। और जिनके लोग घर के बाहर झगड़े में जाते हैं, मोहल्ले वालों को बताते हैं कि देखो मेरा भाई क्या कर रहा, अब बताओ मैं सही हूं कि गलत हूं, आज तक ये संयोजक नहीं बना पाए इंडिया गठबंधन का, तो आप क्या सोचते हो कि सीट शेयरिंग इतने आराम से हो जाएगी? जहां पंजाब के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, जी वहीं आम आदमी पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। ऊपर के नेता जरूर मिल रहे हैं, पर आप हर नेता के नीचे स्टेट के नेताओं की बात करिए, वो कहते हैं ये गठबंधन गलत है। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जब हम मूव करते हैं तो अलग अलग वहां के जो स्थानीय नेता हैं, या फिर दो लोगों का नाम कर देना, हाँ नीतीश जी का वहां से उठ के चले आना, कहते हैं लालू यादव जी का साथ में चले आना, या ममता जी का ये कहना कि हमारी डिस्प्यूट तो है और चलो हम साथ में तो हैं। हाँ ये वही बात है हाँ। कि झगड़ा तो है पर हम भाई भाई हैं या हम घर में रहते हैं, तो भैया आपका झगड़ा यदि सामने आता है, बेमेल आप कह रहे हैं कि एक तरीके से बेमेल गठबंधन है ये, दिल नहीं मिल पा रहे हैं इन दलों के, ये बड़ा मसला जो है आपको लग रहा है। मीसा जैदी जी तब प्रश्न उठता है, हाँ झगड़ा सामने ना आए तो ठीक है। प्रश्न नहीं उठेगा। बिल्कुल ठीक है मीसम जैदी जी, ये बात तो सच है कि भाई अगर घर की बात चौराहे पर आ जाए तो फिर उसके ऊपर बातें होती हैं और हर कोई अपने हिसाब से बातें बनाता है, अपने एंगल से वो सोचता है और एंगल से ही अपने ही उसका एक एंगल होता है जिसकी वजह से फिर वो रखता है। चूंकि झगड़ा जो है वो कई बार हम देखते हैं कि वो चौराहे पर आता हुआ दिखता है, कई बार, हमेशा नहीं बट कई बार उसको फिर कोशिश की जाती है। जैसे जो है ममता बनर्जी ने अपने जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे उनको कहा कि आप खामोश हो जाइए। इधर जो है कांग्रेस ने भी कहा, शायद अधीर रंजन साहब को भी कहा होगा कि भाई आप इतनी सख्त जबान ममता दीदी के बारे में मत बोलिए, जिस तरीके से जो है आपने कहा है कि वो तो सेवा में लगी रहती हैं, जो है वो प्राइम मिनिस्टर की, और उनसे हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो जब बात चौराहे पर आ जाती है चार दीवारी से निकल करके तो उसके ऊपर बातें बनना शुरू हो जाती है, इससे कोई नहीं रोक सकता। और बात आज ये भी सामने आई है उत्तर प्रदेश से कि एक मांग उठी है कि जो पीएम का फेस है वो अखिलेश यादव को बना दिया जाए और 2027 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जो उनकी अहलियां हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनको डिंपल जी को रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये एक के बाद एक इस तरह की, भले ही छोटे नेता बयान दे रहे हों और पार्टी के अगर जनरल सेक्रेटरी बयान देते हैं तो उनको छोटा भी कैसे कहा जाएगा, जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, तो ये जिम्मेदार लोग होते हैं। देखिए, जब परिवार बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें चर्चाएं भी होंगी और उसमें उस तरह की बातें भी होंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो बातें बाहर भी आएंगी। जब हमारा परिवार बड़ा है, हमारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अब वो देखना ये है कि वो जो बातें बाहर आती हैं तो आप उसको किस तरह से लेते हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई होती है, कि उन बातों को बाहर आने के बाद उसे आप तोड़ मरोड़ के जनता के सामने कितना फैब्रिकेट करते हैं। मामला पॉइंट ये रखता है, ये नहीं रखता है कि अगर आपका परिवार है और आपके परिवार में कोई बात होती है, हमने जो बात कही नहीं, अगर उसको तोड़ मरोड़ को घुमा फिरा के जनता के सामने रखी जा रही है, ये तो ध्यान देना चाहिए उनको जो ये बातों को घुमा फिरा के करते हैं। अगर कोई बात, इतना बड़ा गठबंधन हो रहा है इंडिया का, तमाम प्रदेशों के लोग हैं, हर आदमी अगर अपनी राय भी रखेगा और एक साथ बोलेगा तो भी इतना श्योर होगा कि आपको लगेगा झगड़ा हो गया। और हमारे यहाँ क्या है, अब अगर इसी बात को मैं दूसरी तरह से आपके सामने करूं कि इंडिया गठबंधन है, वहां हर कोई अपनी राय रखना चाह रहा है और हर कोई स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि तानाशाह बैठ कर रात में आपने फैसला कर दिया कि ये कानून पास हो गया और फिर 24 घंटे नहीं बीते आपको हाथ जोड़ना पड़ा, अरे ये गलत हो गया। तो तानाशाही फरमान में और किसी बात को बैठ करके उसमें कन्वर्सेशन करके एक मत होकर के, एक राय होकर के कोई बात करने से, श्योर होने से, श्योर होना और है और झगड़ा होना और उसको गलत तरीके से कहना, वो एक बात मैं उसको मैं उससे विरोधाभास रखता हूँ, वो बात कुछ सही नहीं है। आप क्या, आपने एक आदमी ने कुर्सी पर बैठा है, आपने रातों रात आदेश कर दिया, ये कानून पास हो गया साहब, तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सर मत्थे थूक दिया गया। अब मानो तो ठीक है और नहीं मानो तो कतार हो, पाकिस्तान चले जाओ और आतंकवाद हो और आंदोलन जीवी हो, हर जीवी हो, मतलब तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। बट हमारे ऐसा नहीं,
हम मौका देते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने की अगर बात चल रही है, प्रधानमंत्री की कवायद चल रही है, तो हम हर आदमी, हमारे ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम जानते हैं कि उनमें कैलिबर है, और वो जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में विकास किया, जी। जिस तरह से लखनऊ के अंदर उन्होंने हेलीपैड और हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया, जिस तरह से उसने एक रस्ते बना करके तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया, लैपटॉप बांटे, लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाया, एक बात नहीं, तमाम अनगिनत चीजें हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन किया, उन्होंने हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर स्टेडियम को किया। तो इस तरह के हाँ। लोगों को जब ये बातें देखी जाएंगी, जी। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम लेकर उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ठीक तो है। इसमें बुरा क्या है? जब हम बात हाँ। करते हैं तो जब उसी को घुमा फिरा के कहते हैं कि देखिए वो तो कह रहे हैं बनाए, झगड़ा कर रहे हैं, तो राहुल जी से झगड़ा कर रहे हैं, राहुल जी के बनेंगे। हम ये नहीं कहते कौन नहीं बनेगा, जी। हम ये कहते हैं कि हम जब अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मान राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है। को आप देश ठीक है। का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें। शकीलुज्जमा अंसारी साहब, ठीक है सब। शकीलुज्जमा अंसारी साहब, अमित शर्मा जी ने कई अहम बातें कही थी, और दो बातें जो है वो बड़ी अहम थी। एक तो ये कि दल मिल जाते हैं मगर कार्यकर्ता जो है, जो कारकुनान हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनका तालमेल नहीं बैठता। और हमने देखा था कि 2019 के जो आम इंतखाबात थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिली, मगर समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें आई, बीएसपी की 10 सीटें आई, मतलब दोनों मिलाकर के सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई थी। तो मतलब, और फिर अखिलेश यादव भी अपने तौर पर उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी थी, समाजवादी पार्टी ने भी बात रखी थी और बीएसपी ने भी अपने तौर पर बात रखी थी, और एक दूसरे का वोट शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बातें जो है उस वक्त सामने आई थी। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल के इंडिया ब्लॉक के आगे कि भाई वो अगर दल मिल भी गए तो वो जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बेरोजगारी से लेकर के महंगाई, किसानों का जो मसला है, अभी फरवरी में फिर जो है वो आने वाले हैं एमएसपी को लेकर के दिल्ली में, और जो है वो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे। बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, एक नहीं है, कई सारे इश्यूज हैं। मगर इनका ये कहना था कि भाई कांग्रेस जो है या अपोजिशन पार्टियां सही से वो नहीं उठा पाती। हालांकि हमने देखा है कई बार जो है वो पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी बात उठाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगहों पर जो है एहतजाज भी हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, मगर अंदाज जो है वो शायद सही नहीं है चीज को परोसने का, बात को रखने का। खुर्शीद भाई, आपने बहुत सारी बातें, क्वेश्चंस किए हैं, कई बातें बहुत सही है कि गठबंधन बनने के बाद फिर वर्कर के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में मेल मिलाप करने की एक कोशिश की जाती है, जिससे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता पोलिंग के दिन अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे। ये बात गठबंधन, जो भी गठबंधन होता है वो करता है। ये हमारा इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से इस सिलसिले में काम कर रहा है। हमें जरा सा ये बताएंगे, जो गठबंधन की बात को ये कह रहे हैं हमारे बीजेपी के साथी या और भी लोग के दिमाग में अगर आ रहा है, तो हमारा एक गठबंधन है, तो एक 38 दलों का गठबंधन का ये दावा करते हैं, तो ये 38 दलों का नाम भी बता सकते हैं क्या? कौन कौन दल है और कौन कौन पार्लियामेंट में उनके पास सीटें हैं, या आगे वो कौन सी सीटें देना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे दल हैं जो मजबूत हैं, जो रियासतों में अपनी सरकारें कई जगह चला रहे हैं। उनके साथ हमको एक ऐसी यूनिटी के साथ काम करना है जिससे इस मुल्क के लिए खतरनाक सरकार, जनतंत्र विरोधी सरकार, हेटरबाज सरकार, गरीबों के खिलाफ करने वाली, किसानों के खिलाफ करने वाली, नौजवानों और महिलाओं के खिलाफ करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये एक चैलेंज। ये बता सकते हैं कि एनडीए की जिस वक्त गठन हुआ था उस वक्त जदयू और शिवसेना ये इनके सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बिल्कुल। उसके बाद अकाली दल वगैरह भी बहुत सारी पार्टियां इनके साथ रही है। हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए, 1 मिनट में खत्म। बीएसपी भी कभी इनके साथ रही है। हाँ। और तृणमूल कांग्रेस भी इनके साथ रही है। तो ये क्या सबको साथ लेके चलने में सफल हो गए जो आज ये पार्टियां अलग हुई हैं? इसके मतलब ये विफल हुए हैं, और ये विफल इसलिए हुए हैं कि ये 2 लोगों की पार्टी और 2 लोगों की सरकार है, और वहां डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए ये विफल हो गए। इसलिए ये गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ये मजबूत पार्टियां शामिल हुई हैं, और किसी के लीडरशिप में नहीं है पार्टियां, सब अपने अपने स्टेट की बड़ी पार्टियां हैं, अपने अपने स्टेट में वो लीड करेंगी, और एक बड़ी लीडरशिप की ये गठबंधन मौजूद काम करेगी जी। और इसमें
ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अपना अपना फर्ज अंजाम देंगी। अब आप खुद जान रहे हैं कि बीजेपी के पास इलेक्शन में जाने का तो कोई बात नहीं है। पहली ही बार उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे 1 साल में, यानी 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां चाहिए नौजवानों को। खोज रहे हैं नौजवान कि कहां है वो मेरी 20 करोड़ नौकरियां। सबको 15 लाख रुपए खाते में दे रहे थे, सबके खाते लोगों ने लाइन लगा के खाते बना दिए, गरीबों ने बना दिया, उनके खाते खाली हैं, सीज हो रहे हैं उनके खाते। वो पूछ रहे हैं 15 लाख कहां है, करप्शन कहां हो गया, पाकिस्तान को कौन सा जवाब दे दिया, चीन को किस आंख लाल आंख करके आपने उनके जवाब दिए। ये सब चीजें अब जनता के पास है। किसानों के साथ धोखाधड़ी किया गया और फिर किसान आंदोलन में आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा, बिना किसी के पूछे हुए ये 2 लोगों ने ये ड्राइवर एक्ट में जो तरमीम कर दिए, मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम कर दिया, इनको वापस लेना पड़ा। कोई चीज जानकारी नहीं है इनके पास, ये डिस्कशन नहीं करते हैं। जिनके इशू हैं डेमोक्रेसी में, तो यही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि जिनके इशू हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए। कहीं इन्होंने डिस्कस नहीं किया, किसानों का बिल लाया और कहीं किसानों से बातचीत नहीं की। तो इनके खिलाफ इतनी विफलताएं हैं, इसलिए ये बार बार हमारे गठबंधन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये विफल होंगे, बुरी तरह से विफल होंगे। अपने देश को जिस तरह से इन्होंने बेरोजगारी के लिए सबसे ऊंचे मुकाम पर ला दिया, हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान पर लेके हंगर में जो हमारे सबसे नीचे था, आज हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत ही खराब पोजीशन पर चला गया। ठीक है। वर्ल्ड में, दुनिया में आप देख लीजिए कि हमारी जो एक्सपेंडिचर हो रही है, खर्च हमारे प्रधानमंत्री ट्रैवलिंग पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी फेल होती चली जा रही है। हमारी जमीन पर कब्जा चीन ने कर लिया, हम आंख दिखाने, लाल आंख करने की काबिल नहीं हो पाए हैं। अभी एक छोटा सा मालदीव हम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ये इन्होंने ठीक नहीं किया। जो मालदीव कभी भी हमारे एहसान तले दबा है वो निकल गया। लेकिन सब चीज में ये हिंदू मुसलमान का एक एंगल ढूंढते हैं और कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश करके ये सरकार को काबिज होना चाहते हैं। अमित शर्मा जी, अभी कल ही की जो खबर थी कांग्रेस की, मैं उसको इंडिया ब्लॉक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या मतलब उस पर सवाल जो है वो जाहिर तौर पर बनते हैं कि भाई रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं जाएंगे मंदिर का जो इफ्तिताह होगा उसमें 22 जनवरी को। उसका किस तरीके से आप असर देख रहे हैं? और शकील-उज़्ज़मा अंसारी ने जो भी बातें कही हैं, तमाम इश्यूज़ हैं, वो तो जो फॉरेन पॉलिसी है कह रहे हैं कि वो फेल है। हालांकि वो जितने भी मुल्क हैं वो सब तारीफ करते हैं हिंदुस्तान की आज के वक्त में, ज़्यादातर हमने देखा बयानात आते हैं तमाम लीडर्स के। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब ने ये मुद्दे गिनवाए हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए, उनका असर जो है वो क्यों, इनकी बातों का असर जनता के ऊपर नहीं होता? क्या जो धर्म की राजनीति है, जो मजहब की सियासत है, वो ज़्यादा हावी हो रही है? और जो राम मंदिर का जो इफ्तिताह हो रहा है, जो उसका उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, उसका रिजेक्ट कर दिया जो दावतनामा था कांग्रेस ने। हालांकि इंडिया ब्लॉक की बहुत सारी पार्टियां हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई ये उनका फैसला है, हमारा नहीं है, कांग्रेस का फैसला है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो उस पर अभी भी मतलब अपना स्टैंड उनका क्लियर है। शिवसेना भी उसमें से है और समाजवादी पार्टी ने भी, हालांकि जो है डिम्पल वो कह रही थी हमें दावतनामा आएगा तो हम जाएंगे, और उधर अखिलेश यादव कह रहे थे कि कोई मतलब हमें राम के लिए, आस्था के लिए हमें किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इन तमाम इश्यूज का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? रिमार्क में यही बात कही थी जी कि इस देश की जनता सरकार से कम विपक्ष से ज्यादा नाराज है। उसका एक बड़ा कारण यही है कि विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा है कि जनता चाहती क्या है, जनता की नब्ज क्या है। वो खुद असफल क्यों हो रहे हैं बीजेपी के सामने, इस बात को समझने की जो चिंता आपकी बातों में दिखाई पड़ रही है, खुद विपक्ष की बातों में आपको यही चिंता दिखाई नहीं पड़ेगी। बयान करना वो केवल एक अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूं जहां पर कि इस समय भगवान श्री राम
के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जिसका उद्घाटन होना है। ठीक है इसका दक्षिण भारत की राजनीति में, आप हैदराबाद में बैठे हुए जी। हैं, और दक्षिण भारतीय राज्यों में हो सकता है कि इसका कुछ कम असर हो, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति राम मंदिर के मुद्दे से कितने गहराई से प्रभावित होने वाली है, इसको हम लोग 1991 में, 92 में और उसके बाद के तमाम चुनावों में हम देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। उत्तर भारत की हिंदी भाषी जनता इस मुद्दे के साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। मैं अमित जी चूंकि मुझे एक ब्रेक लेना, मैं यहीं से शुरू करूंगा बात, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ये आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बारह बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। Celebrate every festival in your dream house. जो बना हो Radha TMT Rhino 600 plus with 10% extra spend. Radha TMT Rhino 600 Plus is proud to associate with my film Merry Christmas. झारखंड में एक बार फिर हो रहा वुमेन्स हॉकी का महासंग्राम। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में रांची में हो रहा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 का ऐतिहासिक आयोजन, जहां इंडिया, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। बात हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। इंडिया ब्लॉक के अंदर जो नाराजगी है, टेंशन है, किस तरीके से जो है वो सब कुछ मैनेज होगा कांग्रेस के लिए, कहीं मुश्किल तो नहीं है। और अमित जी, मैं सीधा आपके पास ही आऊंगा। बड़ा अहम मुद्दा था, आप कह रहे थे कि भाई ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि महंगाई है, हो सकता हो कि कुछ लोगों को लग रहा है कि जो किसान हैं उनकी आय दुगनी नहीं हुई, आमदनी दुगनी नहीं हुई, हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि बेरोजगार जो है वो है नौजवान, हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि पहलवान नाराज हैं, बेटियां नाराज हैं, मगर ये एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको नहीं लग रहा है। और ये महसूस कराने में, इन तमाम इश्यूज का एहसास दिलाने में जो अपोजिशन पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, वो नाकाम रही है, या इन्होंने कोशिश की है वो सुनी नहीं गई। यानी जो मजहब का जो असर है इस देश की पॉलिटिक्स पर वो हमेशा रहता है। वो हर कोई धार्मिक है यहां पर, उसके जो जज्बात हैं वो हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन अब इसका मसला जो है वो, इस मसले का हल क्या है इंडिया ब्लॉक के सामने? अब आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है और 22 जनवरी के बाद मुल्क की सियासत एक नया मोड़ लेगी, तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज अब इंडिया ब्लॉक के सामने है। अमित जी। उसी के साथ एक बात कह सकता हूं जी कि भाजपा का ये अभियान 22 जनवरी को समाप्त नहीं होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। सच्चाई ये है कि 22 जनवरी से बीजेपी का चुनाव अभियान एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और ये लगातार आगे बढ़ेगा। हाँ। जितना मेरी भाजपा के मित्रों से बातचीत हुई है, मुझे ये पता चला है कि 22 जनवरी के बाद स्टेट वाइज वो इस स्टेट में, फिर उस स्टेट में लगातार वहां के लोगों को ये दर्शन करवाएंगे भगवान राम के मंदिर हर रोज शायद 25,000 की एक तादाद है, हर रोज 25,000 लोगों को वो दर्शन कराने का, वहां ले जाने का जो है एक वो इनका टारगेट है या एक प्लानिंग है जी। तो लगातार वो इस चीज को आगे ले जाएंगे, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मोदी को हराने के लिए आपको मोदी के जैसा बनना पड़ेगा, मोदी के जैसा सोचना पड़ेगा, उनके बराबर आपको काम करना पड़ेगा। मोदी को जितना हम लोग समझ पाते हैं, वो एक व्यक्ति है, 4-6 घंटे जो एक मानव की जरूरतें होती हैं अपने सोने को लेकर के और कामकाज करने, बाकी वो व्यक्ति 24 घंटे 18 घंटे वो लगातार काम कर रहा है देश के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए, आप जो भी उसको काम दे। विपक्ष का कौन सा नेता है जो इस तरह की मेहनत कर रहा है जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए, जनता का कामकाज करने के लिए? कौन सा नेता है जो लगातार इस बात के इस तरह से सक्रिय है? और उससे भी बड़ी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पर विपक्ष के नेता भी है तो मैं उनके सामने भी ये बात रखना चाहता हूं जी, कि
मोदी जी के 10 साल की सरकार उनका कामकाज अपना पूरा करने वाली है। अभी तक विपक्ष एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगा पाया है। उनकी नैतिकता, पूरी जनता के बीच में ये विश्वास है कि वो एक भी पैसा चुरा करके अपने घर नहीं ले जाने यह वाले, परसेप्शन बन चुका है, किसी को देना नहीं है। विपक्ष में एक नहीं दर्जनों नेता है जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है कि जब उनकी सरकारें थी तो उस पैसे का कैसे दुरुपयोग होता। ठीक है, कहीं पर डांस कराया जाता था, कहीं पर मॉल बनवाए जाते थे, कहीं पर अपने बच्चों के नाम पर जमीनें खरीदी जाती थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस मोदी को, जिसकी नैतिकता अपनी जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति इतनी ज्यादा है, उसकी चुनौती इस प्रकार के नेताओं से कैसे हो पाएगी? ठीक है, मीसम जैदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि वक्त की कमी है। मीसम जैदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कम से कम अल्फाज में जो है वो कम से कम वक्त में अपनी बात रखेगा। और सवाल यही है कि जो लीडरशिप है वो कौन होगी, मतलब कौन लीडर होगा, कौन लीड करेगा, ये अपनी जगह सवाल है। मगर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कद का कोई लीडर है? क्या वो, ठीक है भाई, पार्टियां मानती हैं अपने लीडर को, उसके लिए किसी भी पार्टी के वर्कर्स के लिए उसका लीडर ही सबसे बड़ा लीडर होता है, मगर आम परसेप्शन जो है वो जो कितना बड़ा ये चैलेंज है, मतलब अपोजिशन पार्टियों के सामने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को लोग जो है वो अपने अंदाज में देखते हैं और उनको जो है वोट भी करते हैं। जो 3 खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया। वहां पर राजस्थान में जो है उनको साइड कर दिया गया, वसुंधरा राजे को। मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान को अलग कर दिया गया, मतलब उनको सामने नहीं रखा गया जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे। और वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ, चेहरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही रहता है। उनके मुकाबले का कोई लीडर अपोजिशन के पास आज नहीं है। क्या मानते हैं बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने? देखिए, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो भी बात बताया इन्होंने कि सोच के बारे में, कि उनके जैसा अगर कोई सोचेगा तभी उनके बराबर आ पाएगा या उनके बराबर नहीं है। तो ये बात सच है कि जो उनकी सोच है, उनकी सोच सिर्फ एक ही धार्मिक मुद्दे पर रुकती है, हिंदू और मुसलमान। कैसे हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, जो अब तक किसी लीडर ने नहीं सोचा। या मैं कहूंगा देश के किसी भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने या देश के किसी भी जिम्मेदार नागरिक ने नहीं सोचा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनके विजन ने या उनकी पार्टी के एंगल ने जिस तरह से सोचा कि कैसे हम हिंदू और मुसलमान को बांट सकते हैं, और वो सोचा, उसमें वो कामयाब हुए और कामयाब हो रहे हैं। तो अभी उनके बराबर अब तो ये नहीं कोई सोच सकता है। तो मुझे लगता है इस मामले में तो उनको नंबर 1 दे देना चाहिए यहाँ पर बैठे। और रही बात बराबरी की, तो बराबरी का मामला ये है कि देखिए, बराबरी आप किस रूप में करना चाह रहे हैं। डिग्री वो आज तक बता नहीं पाए, किस स्कूल में पढ़े वो बता नहीं पाए, उन्होंने कौन सी शिक्षा संस्थानों से, कौन से उन्होंने किस तरह के उन्होंने जो है वो आप जो कहिए कि प्रैक्टिकल में, या उन्होंने कौन सी ऐसे खेल में और योग्यताएं उन्होंने हासिल करी, कौन से पद्म भूषण, कौन से अर्जुन अवार्ड, तो कौन से उन्होंने बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर ली, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि उन्होंने ये जरूर कहा कि डिवाइड एंड 80 अलग कर दो, 20 अलग कर दो, इनको यहाँ काटो, उनको वहां मारो। ये इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी बांट करके चली आ रही है। और मुझे लगता है कि 22 तारीख को राम जन्मभूमि के उपयोग, शुभेंदु जी, ठीक है, शुभेंदु जी क्या कहेंगे आखिर में? क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? क्या कुछ जो है वो, चूंकि पहले ही मैंने कहा था कि पार्टी जो है वो कोई भी हो, रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, जब हर एक दूसरे के ऊपर हर कदम पर जो है वो निगाह रखती है, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार निगाह है, इंडिया ब्लॉक के ऊपर लगातार निगाह है, और राहुल गांधी के कदम पर भी लगातार निगाह है बीजेपी की, भले ही वो इनकार करे। यही वजह है कि राहुल गांधी कोई एक बयान देते हैं तो पूरी पार्टी और पूरी कैबिनेट जो है वो आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बयान देने के लिए, एक्स पर लिखने के लिए। देखो, हम कुछ लोगों ने क्या कहा उसका मैं जवाब उनसे कोई झगड़ा देके नहीं। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है सर, मैं कम से कम वक्त में चाहूंगा प्लीज। हाँ, मैं बस खाली एक ही चीज कहूंगा, जिसकी जैसी सोच है आप वैसे ही सोच पाओगे, और प्रधानमंत्री के लिए आप क्या सोचना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। परंतु हम सभी लोगों के ऊपर निगाह रखते हैं। राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता होंगे, अखिलेश जी भी अच्छे नेता होंगे, परंतु जब आप कंपैरिजन करते हैं तो मोदी जी के बराबर कोई और अच्छा नेता दिखता नहीं है। और इसी चीज को लेके हमने चुनाव लड़ा है, आगे लड़ेंगे, अपने कामों पर लड़ेंगे। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, एक बड़ा चैलेंज जो है वो इंडिया ब्लॉक के सामने है और एक बड़ा चैलेंज जो है वो कांग्रेस के सामने है, और वो ये है कि जो मुद्दे हैं अक्सर जो है जनता, जो अवाम है, वो एंटी इनकम्बेंसी के जरिए हुकूमतों को हटा देती है,
मगर यहां पर नाराजगी वो ऐसा लग रहा है, और अमित जी ने भी ये बात कही है कि नाराजगी वो अपोजिशन पार्टियों से है। तो ये बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे भाई, जब अवाम की नाराजगी दूर करेंगे, वोटर्स की नाराजगी दूर करेंगे, तभी तो इंडिया ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो क्या चैलेंज है, कैसे इसको दूर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पत्रकार भाई, या जी नाम हम भूल रहे हैं, अमित शर्मा, उन्होंने दो बातें कही। हाँ, उन्होंने बता दिया कि अपोजिशन से नाराजगी जनता की है। कितनी गलत धारणा है। पूरी दुनिया में या विश्व में आज तक के इतिहास में सवाल पूछने का हक हाँ, विपक्ष को होता है सरकार से। जी काम उनको करना है, उसकी नाराजगी या खुशी उनसे जनता को होगी। लेकिन ये गलत धारणा फैलाने की कोशिश है। इसी तरह बता दिया कि मोदी के बराबर नेता बनने की जरूरत मोदी को हटाने के लिए नहीं है। मोदी से अच्छे लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं, और उसका परिमाण है कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में 35 से 36% बीजेपी को वोट आए थे, और बाकी 65-64% वोट विपक्ष को आए थे। यानी 35 लोगों की पसंद है मोदी, 65 लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। 65 को इकट्ठा करना, एक जगह लाना, ये बड़ा चैलेंज है अपोजिशन पार्टियों के सामने, इंडिया ब्लॉक के सामने। यही चैलेंज है, जिस चैलेंज को उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।